नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एसएनसी सृष्टि नर्सिंग कोचिंग सेंटर के प्यारे से प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा प्यार पिछली क्लासेस पर देखने को मिल रहा है, ऐसा ही प्यार बनाए रखिएगा बेटा। आज का सेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो बच्चा पहली बार हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल रहने वाला आप लोगों के लिए आने वाले एग्जाम के लिए। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने घोषणा करना चाहता हूं बेटा, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, ए डेडिकेटेड कोचिंग फॉर नर्सिंग ऑफिसर स्पेशल ऑनलाइन बैच जीएमसीएच नर्सिंग ऑफिसर, आवर गोल योर सक्सेस। स्पेशल बेटा जीएमसीएच के लिए बैच लॉन्च कर दिया गया है एसएनसी के प्यारे से प्लेटफॉर्म के द्वारा, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल रहेंगी। अगर कोई बच्चा टाइम पे क्लासेस को नहीं देख पाता है तो वो बाद में बेटा रिकॉर्डेड क्लास के रूप में आपके पास अवेलेबल रहेंगी। और ये जो कोर्स रहेगा जीएमसीएच का एग्ज़ाम जब तक होगा उस टाइम तक बना रहेगा। साथ के साथ आसपास में कोई एग्ज़ाम आता है, जैसे कि एचएसएससी का एग्ज़ाम आता है, डीएमईआर का एग्ज़ाम आता है, या कोई भी सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल एग्ज़ाम आता है, तब तक भी इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। जो भी बच्चा इच्छुक है, कोर्स परचेज करना चाहता है, हमारे साथ जुड़कर सफलता पाना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, तो किसी भी प्रकार की समस्या हो तो 8708699841 पे कांटेक्ट कीजिएगा। आपकी समस्या का सॉल्यूशन किया जाएगा। सर ये कहाँ पर अवेलेबल होगा? प्ले स्टोर के ऊपर हमारी एप्लीकेशन है, ऐप है, एसएनसी के नाम से, सृष्टि नर्सिंग कोचिंग के नाम से ऐप है बेटा। ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। डेमो क्लासेस देखना चाहता है तो वहाँ पर आप लोगों को डेमो क्लासेस भी क्या मिलेंगी? अवेलेबल मिलेंगी। चलो आज के सेशन की अपन शुरुआत कर लेते हैं। आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या रहने वाला, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा बेटा। व्हेन वाज द फर्स्ट राउंड ऑफ पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन स्टार्टेड? पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन का पहला जो राउंड था वो कब स्टार्ट हुआ? ऑप्शन नंबर ए है बेटा दिसंबर 1994, ऑप्शन बी है दिसंबर 1995, सी है जनवरी 1994, नवंबर 1996। देखिएगा सर, अगर अपन बात करके चलें, सबसे पहले आया था ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। सर जो ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था ये कब आया? ये आया बेटा 1974 में। इसके बाद आया सर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब आया सर? 1985 में। एक आया था एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन आया 1978 में। और सर पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो था उसकी शुरुआत हुई थी दिसंबर 1995, दिसंबर 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर बेटा। सीवियर एस्पेक्सिया इज इंडिकेटेड बाय एन एप्गार स्कोर ऑफ। सीवियर एस्पेक्सिया के अंदर अपन कैसे इंडिकेट करेंगे कि एप्गार स्कोर कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए 7 to 9, 0 to 3, 5 to 7 और 3 to 5। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए बर्थ एस्पेक्सिया क्या होता है। सर बर्थ एस्पेक्सिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर जो बच्चा होता है, चाइल्ड होता है, फेलियर होता है क्या करने में? इनिशिएट करने में और मेंटेन करने में। किसको बेटा? रेस्पिरेशन को। और इस कंडीशन के अंदर सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, सीवियर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और सर मल्टी सिस्टम ऑर्गन डैमेज देखने को मिलते हैं। अलग अलग इसके पीछे कोज रहते हैं। प्रीनेटल कोज कुछ रहता है, इंट्रानेटल कुछ रहता है और पोस्टनेटल कुछ रहता है। प्रीनेटल के अंदर प्लेसेंटल इंसफिशियंसी 90% केसेज के अंदर इसका कोज रहती है। और प्लेसेंटा इंसफिशियंसी का मीन्स होगा अच्छे से काम नहीं कर रही। और प्लेसेंटल इंसफिशियंसी होने के पीछे जो कारण रहेगा वो रहेगा बेटा सीवियर प्री एक्लेम्सिया हो सकता है सर, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है, सीवियर एनीमिया हो सकता है। सर इंट्रानेटल के अंदर प्रोलॉन्ग्ड लेबर कारण हो सकता है, कोड
अम्बिलिकल कॉर्ड टिल अराउंड द नेक हो सकती है, यूज ऑफ एनेस्थेसिया हो सकता है। और पोस्ट नेटल के अंदर जो कारण होगा, पोस्ट नेटल के अंदर हो सकता है मिकोनियम एस्पायरेशन हो सकता है, इमेच्योर रेस्पिरेटरी मसल कारण हो सकता है। दो प्रकार का होता है बर्थ एस्पेक्सिया बेटा, एक होता है सर बर्थ एस्पेक्सिया लिविडस और एक होता है सर बर्थ एस्पेक्सिया पैलिडस। बर्थ एस्पेक्सिया लिविडस और बर्थ एस्पेक्सिया पैलिडस। जो बर्थ एस्पेक्सिया लिविडस होता है इसी को बोलते हैं बेटा स्टेज ऑफ साइनोसिस। इसके अंदर केवल और केवल रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होगा, फेलियर होता है। इसके अंदर एपगार स्कोर 4 to 6 होगा। बर्थ एस्पेक्सिया पैलिडस को बोलते हैं स्टेज ऑफ शॉक। इसके अंदर बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ साथ कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम भी क्या होता है, फेलियर होता है। और सर इसके अंदर जो एपगार स्कोर होता है 0 to 3 होता है। इसी कंडीशन के अंदर बर्थ एस्पेक्सिया की कंडीशन के अंदर ड्रग ऑफ जो चॉइस रहती है वो रहती है बेटा, हमेशा याद रख लेना, एड्रेलिन। क्या रहती है बेटा, एड्रेलिन। बच्चे को अपने को इंट्यूबेट भी करना पड़ सकता है और इंट्यूबेट करेंगे ईटी ट्यूब डालनी पड़ सकती है। और ईटी ट्यूब का जो साइज होता है डिपेंड करता है बच्चे की वेट के ऊपर और बच्चे की जेस्टेशनल एज के ऊपर। नॉर्मली बेटा न्यूबॉर्न बेबी के अंदर 2.5 to 4 mm की ईटी ट्यूब अपन यूज करते हैं। और जब ईटी ट्यूब डालते तो उसके लिए अपने को ज़रूरत होती है लेरिंगोस्कोप की। और लेरिंगोस्कोप के अंदर भी बेटा जो दो प्रकार के ब्लेड होते हैं, एक कर्व होता है, एक स्ट्रेट होता है। बच्चे के अंदर अपन जो ब्लेड यूज करते हो स्ट्रेट ब्लेड यूज करते हो। स्ट्रेट ब्लेड को बोलते हैं बेटा मिलर ब्लेड। क्या बोलते हैं सर, मिलर ब्लेड के नाम से जानते हैं। और 0 to 1 नंबर का ब्लेड अपन यूज कर सकते हैं। ये सब भी बातें किसके बारे में है, बर्थ एस्पेक्सिया के बारे में। राइट आंसर क्या रहेगा सर, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, वन ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग टाइम प्रेगनेंसी। सर कौन सा जरूरी न्यूट्रिएंट्स होगा जो कि प्रेगनेंसी के दौरान अपने को जरूरी होगा। ऑप्शन नंबर ए है बेटा पोटासियम, ऑप्शन नंबर बी है आयरन, ऑप्शन नंबर सी है फैट, ऑप्शन नंबर डी है हाई कार्बोहाइड्रेट फूड। कौन सा एसेंशियल न्यूट्रिएंट होता है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान जरूरी होगा, पोटासियम होगा, आयरन होगा, फैट होगा, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा आयरन। जरूरी पोटासियम भी होता है, फैट भी होता है और हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट भी होती है। सर हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट क्या करती है बेटा, ये करती है जो अर्ली मॉर्निंग सिकनेस देखने को मिलती है उसको ट्रीट करने का काम करेगी। अपने को अर्ली मॉर्निंग क्या लेना होगा, हाई कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो कहीं ना कहीं अपने को मॉर्निंग सिकनेस से छुटकारा मिल सकता है। फैट भी जरूरी होगा। फैट क्यों जरूरी होता है, डेंस सोर्स ऑफ एनर्जी, लंबे टाइम तक क्या देता है बेटा, एनर्जी प्रोवाइड करता है। आयरन, आयरन क्या होता है बेटा, नॉर्मल कंडीशन में 18 mg अपने को आयरन की आवश्यकता होगी, लेकिन बेटा प्रेगनेंसी के दौरान ये बढ़ के 40 mg पर kg बॉडी वेट हो जाता है। सर अगर अपन बात करके चले आयरन, जो आयरन होता है आयरन का सोर्स क्या होता है, आयरन का सोर्स होता है सबसे प्यारा सबसे अच्छा पोमीग्रेनेट, नाम सुना होगा, अनार। ब्रिंजल सुना होगा बेटा, बैंगन बोलते हैं। स्पिंच सुना होगा बेटा, पालक बोलते हैं। नेक्स्ट वन बेटा स्पिंच, ब्रिंजल, एप्पल सुना होगा सर, बड़ा प्यारा जैगरी सुना होगा, गुड़। ये सारे के सारे सोर्स होते हैं किसके बेटा, आयरन के। सर प्रेगनेंसी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर फिजियोलॉजिकल एनीमिया की कंडीशन देखने को मिलते हैं, हीमोडाइल्यूशनल एनीमिया देखने को मिलता है। इसके अंदर बेटा प्लाज्मा की वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ती है, किसके कंपैरिजन में, ब्लड वॉल्यूम के कंपैरिजन में प्लाज्मा की वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ती है, HB बढ़ता है। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आयरन वगैरह की टेबलेट अपने को स्टार्ट कब करनी चाहिए, 16th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर आयरन की टेबलेट स्टार्ट करनी फॉर 100 डेज। कितने दिन तक बेटा, 100 दिनों तक अपने को लेनी है। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ए पॉजिटिव अर्ली डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ। पॉजिटिव अर्ली डायग्नोसिस क्या होगा बेटा, प्रेगनेंसी का प्रेजेंस ऑफ। पॉजिटिव पूछा है, क्या पूछा है बेटा, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या होगा, ऑप्शन नंबर है क्विकनिंग होगा क्या, फीटल हार्ट रेट होंगी क्या, चैडविक साइन होगा या कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन होगा। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। देखिएगा बेटा इसने पूछा है कि पॉजिटिव अर्ली डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी इज बेस्ड ऑन द बेसिस। आपने सुना होगा एक होते हैं प्रीसम्पटिव, एक तो होते हैं प्रीसम्पटिव, और प्रीसम्पटिव का मीन्स होता है बेटा सिम्टम्स जो कि मदर बताती है। और मदर बताती है जैसे कि नोजिया वोमिटिंग बताती है, क्विकनिंग वगैरह बताती है। क्विकनिंग का मीन्स होता है बेटा
फीटल की मूवमेंट को फील करना, पहली फीटल की मूवमेंट को फील करना, यह देखने को मिलती है 16 से 18 सप्ताह की प्रेगनेंसी के ऊपर। प्रेमी ग्रेविडा के अंदर 18 और मल्टी ग्रेविडा के अंदर 16 सप्ताह पे। सर वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी वगैरह, LSC, इंट्रूमेंट्री चेंजेस वगैरह सारे के सारे किस में आते हैं, इंक्रीज अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी वगैरह सभी आते हैं प्रीसम्पटिव। एक होते हैं प्रोबेबल। प्रोबेबल के अंदर क्या आएंगे बेटा, प्रोबेबल के अंदर जितनी भी इन्वेस्टिगेशन होती है वो आते हैं प्रोबेबल के अंदर, इसको बोलते हैं साइन। और एक आता है पॉजिटिव। पॉजिटिव के अंदर अपन 100% श्योर हैं कि प्रेगनेंसी है। प्रोबेबल के अंदर जैसे कि अपने चैडविक साइन हो गया, जैक्वियर साइन हो गया, ओशिंडर साइन हो गया, गुडल साइन हो गया, हैगार साइन हो गया, पिस्कोक साइन हो गया, ये सभी प्रोबेबल के अंदर आते हैं बेटा। सर पॉजिटिव के अंदर आएगा फीटल हार्ट रेट। क्या आएगी बेटा, फीटल हार्ट रेट अपने को देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट वन बेटा, फीटल के पार्ट देखने को मिल सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे वगैरह देखने को मिल सकते हैं। तो पॉजिटिव कौन सा आएगा, यहां पर ऑप्शन नंबर आपको बी नजर आ रहा होगा, ए फीटल हार्ट रेट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। और फीटल हार्ट रेट को बेटा 18 से लेकर 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी के ऊपर सुना जा सकता है फीटोस्कोप की सहायता से। किसकी सहायता से, फीटोस्कोप। और इस फीटोस्कोप को बोलते हैं बेटा पिनार्डोस्कोप। क्या बोलते हैं, पिनार्डोस्कोप। सर इनको अपन जो अपनी हार्ट रेट होती है, हार्ट रेट को, फीटल की हार्ट रेट को रिकॉर्ड कर सकते हैं 10 to 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के ऊपर रिकॉर्ड किया जा सकता है। और रिकॉर्ड किसकी सहायता से करेंगे बेटा, अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर की सहायता से इनको रिकॉर्ड कर सकते हैं। सर कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि सर मॉर्निंग सिकनेस वगैरह कौन से हार्मोन के लेवल ज़्यादा होने के कारण देखने को मिलती है, तो बेटा मॉर्निंग सिकनेस अपने को HCG का लेवल इंक्रीज होने के कारण देखने को मिल सकती है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन का लेवल बढ़ने के कारण देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट वन बेटा, सबसे पहला जो हार्मोन होता है प्लेसेंटा के द्वारा जो बनाया जाता है वो कौन सा होता है, HCG होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। बनाने का काम कौन करता है सर, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट इसको बनाने का काम करता है। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट बात, सर ये कब बनना स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है बेटा 7th डे ऑफ प्रेगनेंसी आफ्टर फर्टिलाइजेशन के 7वें दिन पे। और ये ब्लड के अंदर डिटेक्ट कर सकते हैं 8 to 9th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और बेटा इसको यूरिन के अंदर भी डिटेक्ट किया जा सकता है। कब डिटेक्ट किया जा सकता है, यूरिन के अंदर इसको डिटेक्ट किया जा सकता है 4 to 5 डे आफ्टर मिस पीरियड के 4 to 5th डे के ऊपर। सर HCG को अपन पॉजिटिव टेस्ट क्यों नहीं बोलते, क्योंकि बेटा HCG अपने को कोरियोनिक कार्सिनोमा की कंडीशन के अंदर भी बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है, जिसको बोलते हैं बेटा मोलर प्रेगनेंसी बोलते हैं, हाइडेटिव फॉर्म मोल बोलते हैं। इस कंडीशन के अंदर HCG का लेवल हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ड्यूरिंग ए वैक्सीनेशन ड्राइव एट वेल बेबी क्लिनिक a nurse observed that a recently hired nurse is not wearing gloves। सर बेबी क्लिनिक में टीकाकरण अभियान के दौरान एक नर्स ने देखा कि हाल में काम पर रखी गई नई नर्स दस्ताने नहीं पहन रही है। नर्स को नवनियुक्त नर्स को सलाह देनी चाहिए। स्पीक विद नर्स मैनेजर रिगार्डिंग तकनीकों के संबंध में नर्स प्रबंधक से बात करें। कंटिन्यू विद इम्यूनाइजेशन सीज ग्लोव्स आर नॉट नीडेड। टीकाकरण जारी रखें क्योंकि दस्ताने की कोई आवश्यकता नहीं है। पुट ऑन ग्लव्स बिकॉज स्टैंडर्ड प्रिकॉशन आर रिक्वायर्ड। दस्ताने पहनने क्योंकि मानक सावधानियां की आवश्यकता होती है। इवेल्युएट द चाइल्ड अपीयरेंस टू डिटरमाइन वेदर ग्लव्स आर नीडेड। यह निर्धारित करने के लिए कि दस्ताने की आवश्यकता है या नहीं है, बच्चे की उपस्थिति का मूल्यांकन करें। तो राइट आंसर रहेगा बेटा ऑप्शन नंबर सी। नर्स को सलाह देनी चाहिए कि पुट ऑन ग्लव्स बिकॉज स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस आर रिक्वायर्ड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल बिल्कुल राइट रहेगा कि ग्लव्स पहनने हैं। क्या पहनने हैं बेटा, ग्लव्स पहनने हैं, पुट अप ग्लव्स पहनने हैं ताकि क्या बना रहे बेटा, सावधानियां बनी रहें, प्रिकॉशंस आर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर। आइसोलेशन एंड ट्रीटिंग ए चाइल्ड विद मीजल्स मीन्स। आइसोलेशन करना और ट्रीटिंग करना एक चाइल्ड को विद मीजल्स मीन्स क्या होगा, प्राइमरी प्रिवेंशन, प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन, टर्सरी प्रिवेंशन या सेकेंडरी प्रिवेंशन।
आपने बेटा लेवल ऑफ प्रिवेंशन पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे सर? लेवल ऑफ प्रिवेंशन। अलग अलग टाइप के लेवल ऑफ प्रिवेंशन होते हैं। एक होता है बेटा प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन। एक होता है बेटा प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। एक होता है बेटा सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। और एक होता है बेटा टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, सेकेंडरी और टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर क्या करते हैं बेटा? इसके अंदर अपन हेल्थ एजुकेशन वगैरह दे सकते हैं। सर बच्चे के अंदर रिस्क फैक्टर डेवलप होने से अपने को प्रिवेंट करना है। प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर क्या होगा बेटा? रिस्क फैक्टर डेवलप है, रिस्क फैक्टर को बेटा डिजीज कंडीशन में कन्वर्ट होने से रोकना है। ऑप्शन सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर क्या होता है बेटा? डिजीज हो गई, डिजीज को अपने को क्या करना? ट्रीट करना है। एज सुन एज परफॉर्म डायग्नोसिस और ट्रीट डिजीज। टर्सरी के अंदर क्या होगा बेटा? टर्सरी के अंदर होता है रिहेबिलिटेटिव केयर। रिहेबिलिटेटिव केयर का मीन्स होता है जिस कंडीशन में क्लाइंट बीमार होने से पहले था। क्या होने से पहले था? बीमार होने से पहले था। उसी कंडीशन के अंदर क्लाइंट को वापस लेके आना। कौन सी केयर होगी बेटा? रिहेबिलिटेटिव टर्सरी के अंदर आएगा। सर्जिकल मैनेजमेंट वगैरह भी किसके अंदर आएंगे? टर्सरी। आर्टिफिशियल अपने को कुछ भी लगाना है वो भी किसके अंदर आएगा? टर्सरी। एक होता है बेटा क्वार्टरनरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, 2017 के अंदर ऐड की गई। और क्वार्टरनरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन का मीन्स क्या होगा? जितने भी अननेसेसरी डायग्नोसिस होते हैं, जितने भी अननेसेसरी डायग्नोसिस होते हैं इनको अपने को प्रिवेंट करना है। और साथ के साथ जितने भी अननेसेसरी ट्रीटमेंट होते हैं उनको भी अपने को अवॉइड करके चलना है। तो यहाँ पर पूछा आइसोलेशन एंड ट्रीटिंग। देखिएगा वैसे तो अगर बात करके चले, एक सुना होगा कोविड के टाइम पर क्वार्टरनरी। क्या सुना होगा बेटा? क्वार्टरनरी। एक सुना होगा आइसोलेशन। क्वार्टरनरी का मीन्स होगा बेटा अपने को क्या रखना? अलग रखना है। और ये आएगा प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर। अभी रिस्क फैक्टर वगैरह नहीं है, अपने को फिर भी अलग रखना है। क्वारंटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वारंटीन। क्वारंटीन। आइसोलेशन का मीन्स होगा रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, डिजीज कंडीशन नहीं हुई है, तो अपने को आइसोलेट रखना। आइसोलेट आएगा हमेशा याद रखना प्राइमरी के अंदर। क्वारंटीन तो किसके अंदर आएगा? प्रीमोडियल के अंदर। और बेटा आइसोलेशन आएगा प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर। और बेटा आइसोलेशन तो किया ही किया, और आइसोलेशन के साथ अपन ने क्लाइंट को क्या दिया? ट्रीटमेंट। क्या दिया बेटा? ट्रीटमेंट। और ट्रीटमेंट दिया तो ये किसके अंदर आएगा बेटा? ये अपने को देखने को मिलेगा आइसोलेशन, और आइसोलेशन के साथ क्या दिया है? ट्रीटमेंट। ये आएगा सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर। और कोई सर्जरी वगैरह परफॉर्म की है तो ये आएगा टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर। तो यहाँ पर आइसोलेशन पे क्या और ट्रीट कर रहे हैं, और ट्रीट का मीन्स है बेटा बच्चे के अंदर डिजीज कंडीशन हो गई तो बेटा हो गई तो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। फ्लोटिंग टिप ऑफ आइसबर्ग ऑफ डिजीज रिप्रेजेंट। सर आपने सुना होगा क्या लेते हैं? एक बर्फ़ का टुकड़ा लेते हैं। क्या लेते हैं? बर्फ़ का टुकड़ा लेते हैं। और बर्फ़ का टुकड़ा लेते हैं बेटा, बर्फ़ के टुकड़े का जो ऊपर वाला हिस्सा होगा जो कि पानी के अंदर तैर रहा है, वो कौन सी चीज़ को इंडिकेट करता है, रिप्रेजेंट करता है? क्लिनिकल केस को बेटा, अनडायग्नोस्टिक को, कैरियर को, या इंक्यूबेशन पीरियड को? फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। बर्फ़ का ऊपरी भाग जो कि तैर रहा है किसको इंडिकेट करेगा? क्लिनिकल केस को, अनडायग्नोस्ड केस को, कैरियर्स को, या इंक्यूबेशन पीरियड? तो हमेशा याद रखना बेटा वो इंडिकेट करता है क्लिनिकल केस को। किसको बेटा? क्लिनिकल केस को। पानी में डूबा हुआ जो बर्फ़ का हिस्सा होगा वो करता है अनडायग्नोस्ड केस को। कौन से केस को? अनडायग्नोस्ड केस को। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्या रहेगा बेटा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा, क्लिनिकल केसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। When an infant turn head toward any object that touched the cheek, it is also known as। सर जब एक इन्फेंट के जो इन्फेंट होता अपने हेड को टर्न करता है, जब एनी ऑब्जेक्ट डेट टच द चीक, जब उसके चीक के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा टच किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? रूटिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं क्या? बेबेन्स्की रिफ्लेक्स बोलते हैं, टोनिक नेक रिफ्लेक्स, या मोरो रिफ्लेक्स? देखिएगा बेटा सबसे पहले अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि सर एक वर्ड सुना होगा रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स सर रिफ्लेक्स का मीन्स क्या होता है? रिफ्लेक्स का मीन्स होता है बेटा रिस्पॉन्स अगेंस्ट एनी स्टिमुलस। किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट क्या देना? रिस्पॉन्स देना। क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्स। और रिफ्लेक्स जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं बेटा प्रीमोटिव रिफ्लेक्स।
प्रीमोटिव रिफ्लेक्स, और एक होता है बेटा प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। सर जो प्रीमोटिव रिफ्लेक्स होता है ये अपने को देखने को मिलता है इमेच्योर सीएनएस के कारण, और जैसे ही सीएनएस क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तो बेटा यह रिफ्लेक्स क्या हो जाएगा, डिसअपियर। प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स अपने को देखने को मिलता है सर यह प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है और नेवर डिसअपियर, यह कभी भी डिसअपियर नहीं होता है। इसी के अंदर एक रिफ्लेक्स आपका आता है रूटिंग रिफ्लेक्स। कौन सा रिफ्लेक्स, रूटिंग। बेटा रूटिंग रिफ्लेक्स को बोलते हैं सर्चिंग रिफ्लेक्स। इसके अंदर जो एग्जामिनर होता है बेबी के माउथ ऑफ कॉर्नर के ऊपर, चिक्स ऑफ कॉर्नर के ऊपर टच करेगा विद द हेल्प ऑफ टिप ऑफ फिंगर कर सकता है, या आर्टिफिशियल निप्पल का यूज कर सकता है। और इसके रिस्पॉन्स में बच्चा क्या करेगा बेटा, टर्न द हेड टुवर्ड द स्टिमुलेशन साइड, जहां पर स्टिमुलेशन दिया गया उसी साइड अपने हेड को क्या करेगा, टर्न करेगा। उसे बोलते हैं रूटिंग या सर्चिंग रिफ्लेक्स। सर ये 3 से 4 महीने की एज के ऊपर क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, जब बच्चा क्या कर रहा होता है बेटा, अवेक जाग रहा हो, और जब सो रहा होता है तो 5 से 6 महीने पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट बेटा सेकंड रिफ्लेक्स यहाँ पर दिया गया बेबेन्स्की। बेबेन्स्की रिफ्लेक्स के अंदर क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है बेबी का जो फुट होगा बेटा, फुट के लेटरल एस्पेक्ट पर डाउनवर्ड टू अपवर्ड डायरेक्शन में शार्प ऑब्जेक्ट के साथ क्या करता है, स्टिमुलेशन देता है। क्या देता है, स्टिमुलेशन देता है, जिसके कारण बेटा बच्चा क्या रिस्पॉन्स देगा, बच्चे का जो बिग टो होता है, पैर का अंगूठा होता है, उसका तो होता है बेटा डोर्सी फ्लेक्शन, डोर्सी फ्लेक्शन, और बच्चे का जो टो होता है, पैर की उंगलियां होती हैं, उसका अपने को हाइपर एक्सटेंशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, हाइपर एक्सटेंशन। यह रिफ्लेक्स बेटा 1 साल की उम्र पे डिसअपियर होता है। नेक्स्ट वन है बेटा टोनिक नेक रिफ्लेक्स। टोनिक नेक रिफ्लेक्स को ही बेटा फेंसिंग रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, फेंसिंग रिफ्लेक्स। इसके अंदर जो एग्जामिनर होता है बेबी के हेड को टर्न करता है वन साइड, आइदर राइट और लेफ्ट साइड, राइट साइड भी कर सकता है और लेफ्ट साइड भी कर सकता है। और बेबी के हेड को जिस भी साइड टर्न करेगा, बेबी अपनी एक्सट्रीमिटीज़ को या पूरी की पूरी बॉडी को उसी साइड क्या कर लेता है, फ्लेक्स कर लेता है। क्या कर लेता है, फ्लेक्स कर लेता है, और अदर साइड है बॉडी वो क्या होगी, एक्सटेंड होगी। जैसे कि एग्जामिनर ने बेबी को टर्न किया बेटा राइट साइड, तो राइट साइड की जो बॉडी होगी, राइट साइड की बॉडी होगी वो फ्लेक्स होगी, और लेफ्ट साइड की बॉडी क्या होगी, एक्सटेंड होगी, फैली हुई होगी। सर यह रिफ्लेक्स भी क्या होता है, डिसअपियर होता है 3 to 4 मंथ ऑफ एज, 3 से 4 महीने की उम्र के ऊपर। नेक्स्ट आता है बेटा मोरो रिफ्लेक्स। मोरो रिफ्लेक्स के अंदर क्या होता है सर, मोरो रिफ्लेक्स के अंदर जो एग्जामिनर होता है बेबी को होल्ड करता है सेमी फाउलर पोजीशन में, और सर सेमी फाउलर पोजीशन का मीन्स है 30 to 45 डिग्री एंगल, 30 से 45 डिग्री एंगल पर होल्ड करता है। होल्ड करने के बाद उसको अलाउ करता है बैकवर्ड फॉल डाउन, पीछे गिरने के लिए अलाउ कर देता, छोड़ देता है। और जब बच्चा पीछे गिरता है 30 से 45 डिग्री एंगल से, पहले अपने एक्सट्रीमिटीज़ को क्या करेगा, अबडक्टेड करेगा, बॉडी से दूर लेके जाएगा और एक्सटेंशन करेगा। बाद में अपनी एक्सट्रीमिटीज़ को अडक्टेड करता, बॉडी के पास में लेके आता और फ्लेक्शन करता है, एंगल डिक्रीज करता है। यह डिसअपियर होता है 4 to 6 मंथ ऑफ एज के ऊपर बेटा। ये मैंने चारों के चारों रिफ्लेक्स को समझाने की कोशिश की है। तो राइट आंसर जाएगा बेटा इसका ऑप्शन नंबर ए, रूटिंग रिफ्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, द मेजर कोज ऑफ चाइल्डहुड इलनेस इज। सर चाइल्डहुड के अंदर इलनेस का मेजर कोज क्या होता है, इन्फेक्शन होगा, एक्सीडेंट होगा, या मालन्यूट्रिशन होगा, या इन्फेस्टेशन होगा। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। चाइल्डहुड के अंदर मोस्ट कॉमन डिजीज कौन सी देखने को मिलती है, तो हमेशा याद रखना कॉमन कोल्ड। कौन सी देखने को मिलती है बेटा, कॉमन कोल्ड डिजीज देखने को मिलती है। कौन सी देखने को मिलती है, कॉमन कोल्ड डिजीज देखने को मिलती है। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है मेजर कोज क्या होगा चाइल्डहुड इलनेस का, बच्चे के अंदर इलनेस का मेजर कोज क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इन्फेक्शन होगा, एक्सीडेंट होगा, माल न्यूट्रिशन होगा, इन्फेस्टेशन होगा। तो हमेशा याद रखना बेटा बच्चे के अंदर जो मोस्ट कॉमन मेजर कोज होता है चाइल्डहुड इलनेस का होता है माल न्यूट्रिशन। और बच्चे के अंदर माल न्यूट्रिशन को एसेस करने के लिए अपन चेक करते हैं मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस, MUAC। एट द टाइम ऑफ बर्थ MUAC होती 11 to 12 सेंटीमीटर। अगर 11 सेंटीमीटर से कम है तो बेटा इसको बोलते हैं, इंडिकेट करेगा सीवियर माल न्यूट्रिशन। और बेटा एट द एज ऑफ 1 to 5 ईयर, 1 से 5 साल की उम्र पे एट द एज ऑफ 1 to 5 ईयर
जो मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस होती है वो होती है 15 टू 17 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 15 टू 17 सेंटीमीटर। मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस को चेक करने के लिए एक तो साकिर टेप टेस्ट यूज किया जाता है और एक किया जाता है बेटा साकिर टेप टेस्ट हो गया, और दूसरा अपन यूज करके चलते हैं बेंगल्स टेस्ट। कौन सा टेस्ट बेटा? बेंगल्स टेस्ट। बेंगल टेस्ट के अंदर एक 4 सेंटीमीटर डायमीटर की क्या लेते हैं? बेंगल लेते हैं। अगर बेंगल एल्बो जॉइंट को क्रॉस कर जाती है तो यह इंडिकेट करता है कि उसके अंदर सीवियर माल न्यूट्रिशन है। अगर एल्बो जॉइंट को क्रॉस नहीं करती है तो इंडिकेट करेगा प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रेजेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, माल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। ट्राइसोमी ऑफ 21 इज अदरवाइज कॉल्ड। ट्राइसोमी होना 21वें नंबर क्रोमोसोम की क्या बोला जाता है? ऑप्शन नंबर ए है बेटा क्लीनफेल्टर सिंड्रोम बोलेंगे, बी है टर्नर सिंड्रोम, सी है सिकल सेल एनीमिया और डी है डाउन सिंड्रोम। एक बात सुनी होगी आप लोगों ने, देखिएगा, क्रोमोसोम सुने होंगे। क्या सुने होंगे बेटा? क्रोमोसोम। क्या सुने होंगे सर? क्रोमोसोम। सर जो क्रोमोसोम होते हैं ना, क्रोमोसोम होते हैं टोटल 46 इन नंबर में कितने होंगे? 46। और पेयर में होते हैं 23 इन पेयर में होंगे 23 और नंबर में होते हैं बेटा 46। सर जो होते हैं ना 22 पेयर होते हैं और एक होता है सिंगल पेयर प्लस में 1 पेयर। जो 22 पेयर होते हैं इनको बोलते हैं बेटा, ये ज़्यादा है और ज़्यादा है तो ऑटो के अंदर बैठ सकते हैं ऑटोसोम। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। और जो 1 पेयर होता है इसको बोलते हैं बेटा एलोसोम। एलोसोम बोलते हैं। और सर यही होता है सेक्स क्रोमोसोम। क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम भी बोलते हैं। अगर बेटा वैसे तो पेयर में होंगे और पेयर में होंगे तो 2 होंगे, अगर कहीं पर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, कोई भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आएगा तो बेटा उसे बोलेंगे ट्राइसोमी। अगर बेटा कोई क्रोमोसोम क्या हो जाता है? मिसिंग हो जाता, मिस हो जाता है तो उसको बोलते मोनोसोमी। मोनोसोमी। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, देखिएगा, अगर बेटा 21वें नंबर का जो क्रोमोसोम है, 21 नंबर का क्रोमोसोम है, उसके अंदर बेटा ट्राइसोमी हो जाए, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है तो बेटा उसे बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। और डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे के अंदर मेंटल रिटार्डेशन, ग्रोथ रिटार्डेशन, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, पाल्मर क्राइसिस एब्सेंट वगैरह देखने को मिलती हैं। एक होता है बेटा 23 नंबर का क्रोमोसोम, उसके अंदर भी ट्राइसोमी होती है और ट्राइसोमी होती तो उसे बोलते क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। क्या बोलते? क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। और जो क्लीनफेल्टर सिंड्रोम होते हैं मेनली मेल बेबी के अंदर देखने को मिलता है। मेल बेबी को अफेक्ट करता है। मेल बेबी के अंदर स्टेरिलिटी देखने को मिलेगी और बेटा डिक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी, डिक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट सर 23 नंबर का जो क्रोमोसोम होगा, 23 नंबर क्रोमोसोम के अंदर मोनोसोमी होती है। एक क्रोमोसोम कम आता तो उसे बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। और टर्नर सिंड्रोम के अंदर बेटा एसएससी डेवलप नहीं होती, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप नहीं होती। किसके अंदर? फीमेल बेबी के अंदर। ये फीमेल बेबी को अफेक्ट करता है। एक होता है बेटा 18 नंबर का क्रोमोसोम। 18 नंबर का जो क्रोमोसोम होता है 18वें नंबर का, उसे बोलते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। उसे क्या बोलते हैं सर? एडवर्ड सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर रीनल एजेनेसिस वगैरह की कंडीशन देखने को मिल सकती है। एक होता है 16 नंबर का क्रोमोसोम और 16 नंबर के क्रोमोसोम के अंदर भी ट्राइसोमी होती है, जिसे अपन बोल के चलते बेटा मोसेइक सिंड्रोम। और ये मोस्ट कॉमन कोज होता है किसका बेटा? अबॉर्शन का। 50% जो अबॉर्शन देखने को मिलते हैं वो किसके कारण देखने को मिलते हैं? 16 नंबर के क्रोमोसोम के अंदर एबनॉर्मलिटी होने के कारण। नेक्स्ट वन बेटा एक होता है 7th नंबर का 13th नंबर का क्रोमोसोम। 13th नंबर के क्रोमोसोम के अंदर भी ट्राइसोमी होती है, जिसे बोलते हैं पटाउ सिंड्रोम। इसके अंदर अपने को आई ब्लिंकिंग वगैरह देखने को मिलती है। एक होता है बेटा 5th नंबर का क्रोमोसोम और 5th नंबर के क्रोमोसोम के अंदर होती है मोनोसोमी। इसको बोलते हैं बेटा क्राइडू चैट सिंड्रोम। क्राइडू चैट सिंड्रोम के नाम से अपन जानते हैं। क्राई लाइक एज कैट, बिल्ली की तरह चिल्लाता है। एक होता है बेटा 7th नंबर का क्रोमोसोम और 7th नंबर के क्रोमोसोम के अंदर CFTR जीन पाई जाती है, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर जीन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है CFTR प्रोटीन बनाने के लिए। और जो CFTR प्रोटीन होता है रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा आयन को एक्सचेंज करने के लिए।
और कौन से आयन को बेटा सोडियम और पोटासियम आयन को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये मैंने सारे के सारे क्रोमोसोम्स के बारे में बताया। यहाँ पर राइट आंसर क्या जाएगा, 21 नंबर के क्रोमोसोम के ट्राइसोमी होना। ऑप्शन नंबर डी बेटा डाउन सिंड्रोम। क्वेश्चन पूछ लेता कौन सा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नहीं है, सिकल सेल एनीमिया नहीं है। 23 नंबर की ट्राइसोमी होना क्लिनफेल्टर, मोनोसोमी होना टर्नर। 21 की बेटा ट्राइसोमी होना डाउन सिंड्रोम। मे भी सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। बड़े प्यार से बड़ा सिंपल तरीके से मैंने एक एक क्वेश्चन को आराम से अच्छे से बेटा आपको समझाने की कोशिश की है। मे भी आप लोगों को सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर सेशन आप लोगों को पसंद आए तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर ज़रूर करें, सेशन को शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। जो बच्चा पहली बार प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर से मुलाकात होगी इसी समय के ऊपर।